हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अलग कंपनी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने नाम सुना होगा। कंपनी का नाम है लिंड इंडिया। अब कुछ लोग इसे लिंडे कहते हैं, कुछ लोग लिंड कहते हैं, बट मैं प्रोनाउंसिएशन देख रहा था तो लिंड इंडिया आ रही थी। तो आप इसको, मैं भी गलत प्रोनाउंस करूंगा कहीं ना कहीं, आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कंपनी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले आपको ध्यान होगा कि हमने इस चैनल के ऊपर एक कंपनी डिस्कस करी थी जो थी एआई इंजीनियरिंग। तो एआई इंजीनियरिंग एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी थी आपका जो मेटल्स का या माइनिंग का सेगमेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट थे वो वहाँ पे यूटिलाइज होते थे। लिंड इंडिया भी स्पेशली जो इनका, क्योंकि अब ग्लोबली बड़ी कंपनी है राइट, बट जो लिंड इंडिया है जो हमारी लिस्टेड यहाँ पे है उसका भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है स्टील सेक्टर के ऊपर। तो अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कमोडिटीज़ की रैली चलती रहेगी, मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लिंड इंडिया जैसी कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट फर्दर कर सकती है। ऑल्सो कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल रहा था इंडिया के अंदर, तो कोविड केसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम थी, तो आपने बहुत बार लिंड इंडिया का नाम सुना होगा कि कैसे लोग ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो इनका बिजनेस काफ़ी सिंपल है, इनका बिजनेस समझना काफ़ी सिंपल है, बट इनके बिजनेस में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हो सकती हैं ग्रोथ की, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है हमारे लिए जब हम इस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं या फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो एंड ये आपका कहीं ना कहीं गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के अराउंड ही वर्क कर रहा है। हाइड्रोजन के अराउंड भी डेफिनेटली फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी, एंड हाइड्रोजन के केस में हो सकता है कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो कई सारी चीज़ें डिस्कस करने की, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अंदर भी, एंड एक्स्ट्रा कंटेंट जो बच जाएगा, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस होगी लिंड इंडिया की, वो जाएगी सिल्वर मेंबर्स के लिए हर बारी की तरह। तो अगर आपने अब तक सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो ज्वाइन बटन दबाएं और सिल्वर मेंबरशिप को एक्टिवेट करें और एक्स्ट्रा पर्क्स एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज हमें पता है कि एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है ना, प्राइमरीली नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर छोटी छोटी गैसेज आती हैं, आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है थोड़ी बहुत, तो बड़ी सारी आपकी गैसेज हैं। बट अब ये तो एयर के अंदर गैसेज है ना, और हम सोचते हैं कि यार चलो यहाँ पे नाइट्रोजन यूज हो रहा है, या फिर जब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, होपफुली खैर जो थर्ड वेव की बात चल रही है वैसा बिल्कुल भी ना हो, डेल्टा वेरिएंट बहुत डेडली था इंडिया के लिए, बट अगर कोविड वगैरह वापस आता है या इन जनरल भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, आपको पूरी हवा तो नहीं चाहिए ना, वहां पे आपको ऑक्सीजन, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन ही चाहिए राइट। अब हाइड्रोजन के ऊपर बात हो रही है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपको हाइड्रोजन ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया सारी आप गैसेस ले आए वहां पे कि अब इसके अंदर से हमारी मशीन्स इतनी एफिशिएंट है कि हाइड्रोजन खुद से यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें उन गैसेस को सेपरेट करना पड़ता है, हमें उन मॉलिक्यूल्स को अलग करना पड़ता है शुरू में ही। तो लिंड इंडिया का काम यही है कि वो बेसिकली गैसेस के अंदर काम करती है, हवा खींचते हैं, और एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं इनके पास बहुत सारे, ASU जिसे हम कहते हैं एयर सेपरेशन यूनिट राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो ये हवा लेते हैं और उसको डिफरेंट गैसेस में बांट देते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और अलग अलग गैसेस के अलग अलग यूजेस हैं, और ये सारी ही गैसेस फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो गया, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट हो गया, चाहे आपका मेडिकल पर्पसेज हो गया, उनके लिए फिर ये गैसेस को सप्लाई करते हैं। अब लिंड इंडिया का खाली एक डिवीजन नहीं है, गैसेस का डिवीजन इनका मेन है। आप मान सकते हैं 75-80% रेवेन्यू गैसेस के डिवीजन से आ रहा है, बट इनके पास एक डिवीजन और है जो कि कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का डिवीजन है, जिसके अंदर ये बाकी लोगों के लिए भी ASUs वगैरह डेवलप करते हैं। उनके प्लांट की मेंटेनेंस वगैरह या उस पर्टिकुलर चीज़ की मेंटेनेंस वगैरह हो गई, वो सब देखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का जो इनका डिवीजन है, तो उससे भी इनको रेवेन्यू आते हैं, बट मेन बिजनेस इनका गैसेस का है और हमारा फोकस भी उसके ऊपर ही रहेगा। इनफैक्ट जो हाइड्रोजन के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी इसके अंदर आगे गैसेस की वजह से ही आएगा। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं लिंड इंडिया के बारे में। लिंड इंडिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ गैसेस, एंड उसमें भी अगर हम इंडस्ट्रियल गैसेस की बात करें तो इनका मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा है। सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। इनफैक्ट ग्लोबली लिंड एंड एक कंपनी और जिसका नाम प्रैक्सिर है, ये दोनों सेकंड और थर्ड नंबर पे होते थे ग्लोबली, इन दोनों ने मर्ज करके एक एंटिटी बनाई, अब ये वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं राइट। तो लिंड इंडिया, लिंड जो ओरिजिनल लिंड है या जो इसके पेरेंट लिंड है उसकी सब्सिडरी है,
एंड इनका काम हम समझेंगे और डिटेल में, बट आपको समझना है कि ग्लोबली बहुत बड़ी पोजीशन है इनकी इस सेगमेंट के अंदर और इंडिया के अंदर भी, इसीलिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। लिंड इंडिया हैज़ क्लोज टू 20 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एंड फिलिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो अब अगेन बहुत बड़ा प्लेयर है, इनफैक्ट वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स है। मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह भी आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर तो है ही। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। तो हम बार बार बात तो कर रहे हैं गैस की और स्टील में यूज़ हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ हो रही है, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़, बट ब्रेकअप कैसा है? तो जो पर्टिकुलरली गैस का डिवीजन है ना, अगर आप देखते हैं तो 65% रेवेन्यू, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि मेटल्स से कमोडिटी से साइकिल बहुत लिंक्ड है, 65% रेवेन्यू जो गैस सेगमेंट का आता है वो सीधा सीधा स्टील सेक्टर से आता है। सो कंपनीज लाइक टाटा स्टील, सेल, जिंदल्स, ये सारे कहीं ना कहीं इनके साथ वर्क करते हैं और ये उनको गैसेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो प्लांट्स वगैरह हैं वो चला सकें, स्टील प्रोड्यूस कर सकें। तो स्टील का सेगमेंट जो है ये आपका कमोडिटीज हो गया एक तरीके से, वहां से 65% रेवेन्यू आता है जो गैसेस का टोटल रेवेन्यू है इनका। 14% आता है हेल्थ केयर से, तो हेल्थ केयर में प्राइमरीली सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं आपकी और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, मुझे पता है अमोनिया में भी यूज़ होता है, नाइट्रोजन में भी कुछ मेडिसिन और पैकेजिंग में भी यूज़ होता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेगमेंट आ जाता है उसके अंदर। 10% जो इसका रेवेन्यू आता है गैसेस के सेगमेंट का वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है और 11% के अंदर आपके बाकी मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो आपकी मेटल्स की साइकिल है, जो आपकी कमोडिटी की साइकिल है, उससे काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है। इनफैक्ट कमोडिटी की साइकिल बहुत बुलिश रही है एंड उस चक्कर में हमने लिंड इंडिया का प्राइस भी बिल्कुल स्काई रॉकेट होते हुए देखा है, अलग ही लेवल पे स्काई रॉकेट हुआ है। और रिसेंट कुछ अनाउंसमेंट्स जो हुई थी गवर्नमेंट की उसके बाद भी बहुत चला है, तो वो अनाउंसमेंट्स को एंड में समझेंगे और वो सारी चीज़ें हाइड्रोजन की जब हम डिस्कस करेंगे तब करेंगे। अब गाइज एक जो चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे वो ये है कि क्या सारी ही कंपनीज या सारे ही प्लांट्स आपके बाहर से गैसेस यूज़ करते हैं? क्या कोई खुद नहीं प्रोड्यूस करता? तो बिल्कुल करते हैं। तो इंडिया में आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40% जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अपनी खुद की गैसेस बना रहे हैं और उनको ज़रूरत नहीं है लिंड इंडिया जैसी कंपनी की। बट 60% हैं जो इनको सप्लायर बना के चलते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड कंपनी ही आपको गैसेस डिलीवर करें ताकि उनको खुद से एयर सेपरेशन यूनिट्स वगैरह ना लगानी पड़े और वो सारी चीज़ें हैंडल ना करनी पड़े। ग्लोबली अगर इस ट्रेंड की हम बात करें तो ग्लोबली आप देख सकते हो कि 80% जो गैसेस होती हैं वो बाहर से आ रही होती हैं। अब एक चीज आपको जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे वो ये है कि इनके लिए एक जो मेजर कॉस्ट हो जाती है ना, गैसेस तो आपने सेपरेट कर ली, मॉलिक्यूल्स आपने सेपरेट कर लिए, सब कुछ ठीक है, बट एक जो मेजर कॉस्ट इनके लिए आ जाती है ना वो ये है जो ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटीज़ के, कहीं पे प्लांट आपका स्टील का प्लांट लेट से बहुत दूर है एंड ये आपने एएसयू बहुत दूर लगा रखी है और आप वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी इतनी आसान नहीं होती, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने देखा है कि जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्टील और इन सब की ओएमसीज जहाँ पे हैं आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको एएसयूज इनके वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होना उनका ज़रूरी है ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव रख सकें अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को। तो एएसयूज ये अपने खुद के इंस्टॉल करते हैं, दूसरे लोग अगर चाहते हैं तो उनके लिए भी डेवलप करते हैं एंड उनको मैनेज वगैरह करते हैं, अगेन जो उनका इंजीनियरिंग डिवीजन है, राइट। तो काम ये सारा ही करते हैं एंड एक तरीके से अगर आप एएसयूज की बात करें या बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें जिनको एएसयूज की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर गैसेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखेंगे लिंड इंडिया का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आपके पास कोई एस्केप है ही नहीं। ये इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं, इतनी जगहों पर हैं ये कि इनके बिना काम नहीं चल सकता। सो दैट इज़ वाई लाइक दिस कंपनी अलॉट, क्योंकि डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। बट ये तो हुआ इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस, राइट। एग्जिस्टिंग बिजनेस के नंबर्स हम स्क्रीनर पर चलेंगे एंड में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ आ रही है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसा क्या है जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तो रिसेंटली मैंने आप लोगों से कहा था कि हम काफी ज्यादा पावर एंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं एंड उसके ऊपर काफी रिसर्च भी कर रहे हैं खुद से। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं मनीक्राफ्ट में, उनको कहीं ना कहीं अगर उनके पोर्टफोलियोज एक साइज के ऊपर हैं तो फिर हम डेफिनेटली सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम पावर एनर्जी सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो लिंड इंडिया जैसी कंपनीज भी वहाँ पे हमारी नजर में आई। और क्यों आई? क्योंकि हम जब हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे थे, हाइड्रोजन को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम भी आ रहा है, अडानीज का नाम भी आ रहा है। अडानीज ने भी कहा कि वी विल बी इन्वेस्टिंग $70 बिलियन इनटू दिस हाइड्रोजन, और ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, क्लीन हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से बनेगा। और वो सब भी हम समझेंगे कि क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस ज़रूरी है और क्यों वो क्लीन रहता है,
बट कहीं ना कहीं सारी ही कंपनीज जो आपकी बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। एंड लिंड इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशन है हाइड्रोजन की पूरी वैल्यू चेन में, राइट। तो क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन है तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने वाले हैं। दे विल बी एट द फोर फ्रंट अगर हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी भी इकोनॉमी हमारी शिफ्ट होती है। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे। जैसे पहले पेट्रोल डीजल था ना, अब मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल रहेगा, छोटा पार्ट हो जाएगा मे बी थोड़ा गोइंग डाउन 20, 25, 30 ईयर्स। इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगी, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हो सकता है कि हाइड्रोजन वाले भी आपके हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स भी आने लगे, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आई थिंक द वर्ल्ड विल अडेप्ट टू अ डिफरेंट एनवायरमेंट कि कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पावर है एंड आप उस बेसिस पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ अपनी खरीद रहे हो और चला रहे हो। एंड मे बी किसी कंट्री में हो सकता है हाइड्रोजन सस्ता हो, किसी कंट्री में मे बी ऑयल सस्ता हो, किसी कंट्री में मे बी इलेक्ट्रिसिटी और लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो। तो डिपेंड करेगा कि कौन क्या खरीद रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे जारी हैं दे आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फेक है, फैड है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलाइजेशन होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में। और मे भी हो सकता है 5 साल में आपको पिक्चर बहुत क्लियर होने लगे। अगर इसके अंदर रिलायंस, अडानी ये सब पैसा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना है कि दिस इज नॉट अ फैड। ये ऐसा नहीं है कि फेक है, ये नहीं हो सकता, ये एक्चुअली हो सकता है। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी जब आपकी इन्वेस्ट करती हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सीरियसली कम से कम उनकी थीसिस समझें या उसको स्टडी करें। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बट अगर कोई इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है या इतने बुलिश हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा स्टडी करना बनता है। तो गाइस अगर हम करंटली बात करें तो जो क्लीनेस्ट प्रोसेस है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, अब क्लीनेस्ट कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है, ग्रीनेस्ट प्रोसेस कैसे होता है, वो तभी होता है जब वो आपकी गैसेस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिलीज नहीं कर रहा होता। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं यहाँ पे तो फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं एंड आप बड़ा इजीली कर देते हैं उसे। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कार्बन या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिस पे हमें है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आपका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़े न्यूज़ आर्टिकल्स और मीडिया में सर्च करेंगे कि क्या पब्लिश हो रहा है तो कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ फ्यूल फॉर इंडिया एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर नेशंस। क्योंकि पानी तो रेडिली आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कहीं ना कहीं आप H2O को सेपरेट यहाँ पे कर सकते हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर से सेपरेट कर सकते हो, राइट। एंड डेफिनेटली अब वाटर वेपर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आई एम नॉट फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड बट इवन आई अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से आप इलेक्ट्रिसिटी के करंट के थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देते हो और हाइड्रोजन फिर आप अपना यूज में ले सकते हो। एंड अगेन जो ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है इफ दोज आर O2 मॉलिक्यूल्स तो अगेन वो फर्दर यूटिलाइज हो सकता है। सो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस यही बात है कि वर्ल्ड अडेप्ट किस हिसाब से करता है या इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किस हिसाब से करता है, तो वो सारी हमें देखनी है चीज़ें एंड उस पर नज़र रखनी है। अभी विजन आना शुरू हुआ है गवर्नमेंट का, कई सारी कंट्रीज हैं जो मे बी थोड़े टैक्स कट्स वगैरह देना चाह रही हैं आपको अगर आप हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, हाइड्रोजन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि वो हो सकता है और इसी वजह से स्टॉक में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा प्राइस जंप देखने को मिला था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंटेंशन दिखाया है कि अगर आप हाइड्रोजन पे शिफ्ट होते हैं या हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, वहाँ बेनिफिट्स दिए जाएं। और इंडिया चाहता है कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़े और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो। तो ये सारे जो पॉजिटिव ट्रिगर है ना हाइड्रोजन के अराउंड, मुझे लगता है थोड़ा हम इसके अंदर अर्ली हैं अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें। बट क्या ये फैड है? तो फैड बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअली होके रहेगा। एंड लिंड इंडिया जैसी कंपनी आपको दिखेगी वहां पे जो एक फोर फ्रंट पे होगी और काम कर रही होगी। तो अब चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। इस कंपनी की गाइज अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मुझे नहीं मिली। द लास्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दैट दे अपलोडेड वाज इन 2017। तो नंबर्स अपलोड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट है, सब कुछ है, बट एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से जो हमें ग्राफिकली चीजें समझ आ रही होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम चलते हैं सीधा स्क्रीनर के ऊपर, वहां पे नंबर्स की चर्चा करते हैं, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपको पता है कि मेरा कोई भी इन्वेस्टिंग का डिसीजन टेक्निकल्स के बिना अधूरा है। मैं उनमें से नहीं हूं जो फंडामेंटल्स अगर फॉलो कर रहा है तो टेक्निकल्स फॉलो नहीं करता। मैं बिल्कुल दोनों को मर्ज करके चलता हूं, फंडामेंटल्स
प्लस टेक्निकल्स ही मेरा कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हैं। ट्रेडिंग में हम फिर भी फंडामेंटल्स को एक बार को साइड कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता कि हम टेक्निकल्स को साइडलाइन कर दें कभी भी। तो मेरी ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मुझे कर सकते हैं। लिंक्डइन इंडिया का चार्ट मैं वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, वहाँ पे मैं कई सारे और चार्ट्स भी पब्लिश करता रहता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, सीधा अपने कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं। Screener.in पे पहले नंबर समझेंगे, थोड़ा ग्रोथ समझेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। वहीं पर वीडियो को एंड भी करेंगे, टेक्निकल चार्ट समझेंगे, इसमें एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे जो आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और समझेंगे कि स्टॉक का जो बुल रन चल रहा है क्या ये कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं Screener.in पे। अगेन मतलब मेरी प्रेफरेंस यही है कि अगर आप फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे हैं तो आप यहाँ से ज़रूर करें। बहुत बेसिक चीज़ें समझेंगे यहाँ से। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में 75% है जो कि कंसिस्टेंट रही है, और अगेन लिंड PLC ओन करती है इस कंपनी को, तो इंडिया में इनकी सब्सिडरी है। 20,000 करोड़ के अराउंड की मार्केट कैप है। जो PE रेशियो चल रहा है ना वो दिखा रहा है कि बिजनेस अभी थोड़ा महंगा है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना है कि बिजनेस हमें यहाँ पे महंगा डेफिनेटली थोड़ा सा लग रहा है। ज़बरदस्ती यहाँ पे जाके बाइंग नहीं करनी, थोड़ा टेक्निकल्स पे समझेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस वगैरह लेके चल सकते हैं और टेक्निकली आप इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे हम चलेंगे ही। एक मिड कैप कंपनी हो गई 20,000 करोड़, राइट। अब हम नीचे चलते हैं एक बार। सेल्स ग्रोथ और ये सब अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। रिटर्न रेशियोज इसके इतने अच्छे नहीं है, बट ये होता है जब आप स्पेशली इंडस्ट्रियल साइड पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो रिटर्न रेशियोज बहुत ज़्यादा शानदार नहीं होते। नॉर्मली हम देखते हैं कंपनीज तभी चलते हैं जब कोई स्पेशल सिचुएशन आती है और एक कमोडिटी की चाहे आपकी साइकिल टर्न हो रही हो चाहे कुछ हो रहा हो, कंसिस्टेंट नंबर्स इतने नहीं होते इनके, और इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट इनको उस हिसाब से वैल्यू नहीं करती जनरली। बट जब साइकिल घूमती है तो आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट इसको किस हिसाब से वैल्यू कर रही है। चलते हैं नीचे यहाँ पे, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ से आपको जो पता चलेगा ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो। अब ये देखो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो पिछले कुछ क्वार्टर्स का लगभग स्टेबल हो गया है, बट आप देखोगे जो मार्जिन्स है ना ये पहले मार्जिन इतने नहीं होते थे। तो हम एक बार नीचे चलेंगे एनुअल रेवेन्यू पे तो आपको ध्यान जाएगा। चल ही पड़ते हैं चलो सीधा, कि इनिशियली आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होते थे इतने जितने अब आ रहे हैं, राइट। तो जो ये 5% 10% प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो जंप आया है ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए, और बहुत ही शानदार चीज़ हुई है इसके साथ कि अब इसके जो मार्जिन्स बढ़ गए हैं वो मार्जिन्स बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दे सकती है स्टॉक प्राइस के बेसिस पे भी और फंडामेंटल बेसिस पर भी। सेल्स का एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम से आपको यहाँ पे डी ग्रोथ दिख रही है सेल्स के अंदर, एंड फिर भी हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाई सस्टेन कर रखे हैं, एंड नेट प्रॉफिट जो आपका है वो डेफिनेटली आपका दिसंबर 2020 तक का इन्होंने दिखा रखा है। यहाँ पे दिसंबर 2021 का भी आएगा, और इस साल के नंबर्स यहाँ पे अभी सारे अपडेटेड नहीं हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो फिर भी हमें देखने को मिल जाएगा कि किस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। बट बाकी अगर हम चेक करें यहाँ पे तो अभी डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं कि नंबर्स हमें एग्जैक्टली पता चलें। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके नंबर्स आपको लग रहा होगा थोड़े ऑफ है, वो इसलिए भी हैं क्योंकि कैलेंडर ईयर के बेसिस पे चलता है, और इनका कुछ बिजनेस इनको सेल करना पड़ा था बिकॉज ये यहाँ पे मर्ज वगैरह कर रहे हैं एक कंपनी, जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर भी ये ग्लोबल मर्जर हो रहा है इनका। बट CCI ने इनको इंडिया में कहा कि भैया ग्लोबल मर्जर तो कर रहे हो ठीक है, बट ऐसे तो कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं इंडिया के अंदर, तो आपको कुछ बिजनेस सेल करना पड़ेगा। तो वो बिजनेस वगैरह इन्होंने सेल किया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर उसके नंबर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं अदर इनकम यहाँ पे आई है, और ये उसी बिजनेस के सेलिंग से आई होगी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अराउंड इसी टाइम पे बिजनेस सेल किया था, राइट। अब हम आगे चलते हैं। एक बार हम कैश फ्लो वगैरह मेरे को देखने की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं लग रही। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास 75% है, बाकी आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास जो है ऑलमोस्ट 14% कंपनी है। तो कुछ लोगों को ये बड़ा नेगेटिव फैक्टर लगता है कि जब आपकी रिटेल एलोकेशन बढ़ रही है कंपनी के अंदर, राइट, तो कहीं ना कहीं और स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो कोई ना कोई माल बेच के जा रहा है। ये माल इनको जो दिया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़त रहेगी उसके अंदर है, बढ़ता रहेगा। स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकती है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। येस, रिटेल एलोकेशन हैज़ गॉन अप, बट आई वुड से अवेयरनेस इस कंपनी के बारे में थोड़ी आने लगी है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे मुझे कोई उसके बारे में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिखता। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी डिसइन्वेस्टमेंट एज पर द ऑर्डर ऑफ CCI यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
और उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने और बिजनेस को डिसइन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं लगातार। उसको करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि कंपटीशन ख़त्म ही हो जाए मार्केट के अंदर, एंड उस बेसिस पे ये अपना डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो रेगुलेशंस हैं, हर जगह पे हैं, वही रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है आपको और उसी बेसिस पे बिजनेस करना होता है। तो काम चल रहा है इनका, उसमें मेरे को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लगती। अब हम चलते हैं एक बार लिंड के चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट था ना, ये इतना प्यारा चार्ट था कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझसे कैसे मिस हो गया, क्योंकि स्पेशली मैं कंपनी को पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा इन डेप्थ इतना नहीं गए थे और हाइड्रोजन का मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा रोल हो जाएगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर। बट जब ये 400 रुपये के राउंड का था ना, तो आप देख सकते हो कि इसने रेजिस्टेंस दी, सपोर्ट दिया यहाँ पे, और जो कोविड क्रैश हुआ 400 पे ही मारा इसने, उसके नीचे नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये जोन पे अगर किसी का ध्यान चला जाता उस समय, यहाँ पे भी जब हायर बॉटम बनने शुरू हुए थे, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते थे, बहुत ही शानदार लेवल था। और जब ये इसकी रेजिस्टेंस भी कटी है ना, चलो यहाँ पे इसने फिर भी थोड़े झटके से दिए हैं, बट आप सोचो 400 का 800 पे भी अगर किसी ने लिया होता तो वो भी आज बहुत खुश होता। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस 2500 हो चुका है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 3000 होके आया है स्टॉक यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एक रेंज सी बना रहा है, तो रेंज आपको बहुत क्लियर दिख रही होगी, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पर्टिकुलर मेरे पास है बताने को, बट फिर भी हम एक स्टॉप लॉस और वो सारी चीज़ें लेके चल लेते हैं। मेरे को इस लाइन की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही, बट फिर भी हम बना सकते हैं यहाँ पे एक लाइन। ये असल में मैं बताऊँ आपको क्या करें हम इसके अंदर, हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेके चलें। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस ऊपर करने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो लाइन मेरे लिए परफेक्ट नहीं बन रही। ऊपर से डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रायंगल फॉर्मेशन सी बनती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं इसको। हो सकता है कि ट्रायंगल ब्रेकआउट ये स्टॉक देता हुआ आपको दिखे बहुत जल्द। तो अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप अपने स्टॉप लॉसेस लेके काम कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल ब्रेकआउट के अंदर अगर लेट से यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉप लॉस इसी को रखता हूँ, बट अगर आप इसको भी स्टॉप लॉस रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट वी आर टॉट इनिशियली जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कि हाँ आपका स्टॉप लॉस जो रेजिस्टेंस कटी है वही होना चाहिए। बट मैंने बहुत बार देखा है कि नीचे की सपोर्ट वापस रीटेस्ट हो जाते हैं, तो आई एम कंफर्टेबल, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप ऑफ करके निकला था। अब कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल्स अभी बोल सकते हैं, आपको जो मन है आप बोलो, बट यहाँ पे हमें दिख रही है करेक्शन आई थी। अभी के लिए एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इन प्लेस है, और अगर ये ट्रायंगल काटता है तो ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली मैं इसको पिक करने वाला हूँ, बिकॉज फंडामेंटली इतनी सेफ एंड इतनी साउंड कंपनी है कि मुझे लगता है कि आपका इस पर ध्यान होना चाहिए डेफिनेटली। एक बार हम 200 दिन की EMA भी ऑन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी नीचे होगी, एब्सोल्युटली बहुत नीचे है 200 दिन की EMA। इनफैक्ट इसको ये रीटेस्ट ही नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, ऊपर से ही निकले जा रहा है। तो 200 दिन की EMA को हम एक लॉन्गर टर्म का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कि इसके नीचे गया तो भैया बाय बाय कर देंगे, क्योंकि 200 दिन की EMA के नीचे ट्रेड करने का मतलब आप अपनी लगभग साल भर के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो वो बहुत ही ख़राब हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। बट इसके लिए ये लाइन अभी बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, ये मूविंग एवरेज बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर पे बिल्कुल नज़र रखें, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इसमें आप बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी बाइंग कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़, बट आपको भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एंड आप इसी लाइन को स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। येस थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉप लॉस, और अगर आप इसको लेके चलते हैं तो मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती हुई नहीं दिखती। सो दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस 2335 बेसिकली 2335 2350 कुछ भी मान लो आप, और आप ऊपर की लाइन डेफिनेटली वेट करें कटने का, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेडिंग की पोजीशन कोई भी बनाए। सो गाइज दिस वुड बी द स्टॉक एनालिसिस ऑफ लिंडे इंडिया। होपफुली आपको बिजनेस समझ आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस। मार्जिन वगैरह रिसेंटली बहुत बड़े हुए हैं, हमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं इसके अंदर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है, और अगर ये टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट दे देता है तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव यहाँ पे आता हुआ आपको दिख सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल। आप लोगों के लिए एफएल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस बहुत जल्द आ रहा है अगले हफ्ते, और मैं ये भी बता दूं सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जा चुका है। तो अगर आपने सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करी हुई है तो आप जाके मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस वहाँ पे देख सकते हैं। द कंपनी इज फंडामेंटली गुड, टेक्निकली ऑल्सो वेरी गुड, और मेरा आपसे देखो प्रॉमिस रहा है हमेशा कि मैं उन्हीं स्टॉक पे वीडियोज़ बनाऊँगा जिनको मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, या उसके अंदर मैं खुद इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम की भी उसी हिसाब से वैल्यू रखता हूँ कि हम फालतू कंपनीज पे काम ना करें, फालतू कंपनीज पे रिसर्च ना करें,
क्यों? क्योंकि दैट टाइम कैन बी बेटर स्पेंट डूइंग रिसर्च ऑन कंपनीज लाइक लिंडे इंडिया, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको इस पर ध्यान रखना है, आपको इस पर नज़र रखनी है। एंड मेरा प्रॉमिस आप लोगों से बिल्कुल बरकरार है। इनिशियली हमें भी लगता था कि यार जो जनरल पब्लिक की डिमांड चल रही है यूट्यूब पे, उस पर वीडियो बना दी जाए, बट देन आई थॉट कि नहीं, वी विल मेंटेन सम क्वालिटी, वी विल मेंटेन सर्टेन डिसिप्लिन। क्योंकि अगर मैं सारी कंपनीज यहाँ पे रिव्यू करने लग गया तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी ना, बहुत सारी कंपनीज तो चर्चा में ही न्यूज़ चैनल्स की वजह से आ रही होती है या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फेमस हो रही है, और वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड उनका फेम होता है। बट ये कंपनी जो रियल वेल्थ क्रिएट करती है ना, अगर आप इनका स्टॉक एनालिसिस 2 साल बाद भी देखोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ यार, इसके अंदर कुछ सीखने को मिला। मेरे को आज भी नियोजन केमिकल की अपनी वीडियो जो इतने टाइम पहले बनाई थी, जेल्फमॉक की वीडियो जो इतने टाइम पहले बनाई थी, LTTS वगैरह हो गई, उन पर आज भी अगर कमेंट आते हैं ना, तो क्योंकि मैं बिजनेस ट्रैक कर रहा हूँ, मैं उस पर रिप्लाई कर पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ चीज़ें। बट बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो मैं खुद एक्टिवली ट्रैक नहीं करता, तो मुझे लगा कि कोई सेंस नहीं है कि हम उन पर काम करें। हम डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को पकड़ेंगे। अब ये भी तो देखो कमोडिटी साइकिल से रिलेटेड है, बट आप इसके अंदर रैली देखो क्या रही है, और अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट दे देते हैं तो आपको और क्विक रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं, राइट? तो हम क्यों ना इसे प्ले करें, बिल्कुल प्ले करेंगे। फंडामेंटली येस इट इज़ एक्सपेंसिव, मैं आपको PE रेशियो दिखा चुका हूँ। अब PE रेशियो इज़ नॉट द बेस्ट मेट्रिक टू जज कि महंगा क्या है सस्ता क्या है, बट आपको वैल्यूएशन फिर भी एक आइडिया मिल जाता है PE रेशियो की वजह से कि हाँ भैया एक्चुअली चीज़ महंगी चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रखो, इसमें ब्लाइंडली मत कूदो। तो ये चीज़ आप बस ध्यान रखें, नज़र में रखें इसे, और अपना काम करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मार्केट के अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट मार्केट अपडेट डेली चलता है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी पे हम जो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।